राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने अम्लक्षार और लवण से संबंधित एमसीक्यू की क्लासें नहीं ली थी। उनमें हमने थ्योरी से संबंधित बात करी थी। अब जो हम बात कर रहे हैं आज, अम्लक्षार और लवण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। ये वही सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो रीट में आने से संबंधित इंपॉर्टेंट रहेंगे या इनके आने की संभावना ज्यादा रहेगी। और मैंने यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन इस प्रकार से करा है कि आपके जो थ्योरी की जो मैंने पढ़ाई है अम्लक्षार लवण की, वो भी इसमें पूरी लगभग कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। रक्त के पीएच मान कितना है? जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना है? तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 रहता है। मानव रक्त के पीएच मान की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जो अम्ल है वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकंड बी न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है H+ आयन, और डी जो फोर्थ ऑप्शन है उसकी बात करें तो OH- आयन। तो अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन तो अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रदान नहीं करता। और OH- आयन की बात करें तो OH- आयन जो है जल में वो क्षार प्रदान करते हैं। तो अम्ल जो है वो जल में क्या प्रदान करेगा? H+ आयन प्रदान करेगा। न्यूट्रॉन से संबंधित अम्लसार लवण में किसी भी प्रकार की बात नहीं होती है। नेक्स्ट हम शुरू करें। सारों का स्वाद होता है। जो सार है वो स्वाद में कैसे होते हैं? वो स्वाद में जो होते हैं वो होते हैं कड़वे। पहला ऑप्शन आपका खट्टा है, बी ऑप्शन है कड़वा, सी मीठा, और डी है स्वादहीन। तो जो सार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। खट्टे ऑप्शन की बात करें तो अम्ल जो रहते हैं वो स्वाद में क्या रहते हैं? खट्टे रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी रहेगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान जो है, पीएच स्केल, पीएच मान की जो हमने बात करी तो उसका निर्धारण किसने किया? ए ऑप्शन है प्रिस्टले, बी है केवेंडिश, सी है लेवोजियर, और डी ऑप्शन है सोरेनसन। तो पीएच मान का जो निर्धारण है वो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अम्ल प्लस यहाँ पर क्या आएगा जिससे लवण और जल का निर्माण होता है? तो अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया कराई जाए जिससे लवण व जल बने? पहला ऑप्शन है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण व जल बनता है। दूसरी है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनेगा। अम्ल की लवण के साथ अभिक्रिया से लवण व जल बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अम्ल की अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? एक आंसर रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसे आपसे अभिक्रिया के रूप में पूछ सकते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर, यहाँ पर आएगा क्षार, अम्ल और क्षार मिलकर लवण व जल का क्या करते हैं दोस्तों? निर्माण करते हैं। और यह जो अभिक्रिया रहती है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण व जल का निर्माण होगा, और जो ये अभिक्रिया कहलाएगी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करें। सभी लवण होते हैं, जो लवण जो बनते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप या उत्पाद के रूप में, वह क्या रहते हैं? ए ऑप्शन है विद्युत अपघट्य, बी विद्युत अनअपघट्य, सी उदासीन, और डी जो होते हैं स्थायी अपघट्य। तो इसका जो आंसर है वह है विद्युत अपघट्य, क्योंकि जितने भी लवण है वो विद्युत अपघट्य रहते हैं। लवणों का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सभी लवण क्या रहेंगे? विद्युत अपघट्य रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो अम्ल और भस्म रहती है इनके परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र, बी है लिटमस पत्र, सी है अमोनिया पत्र, और डी है ताम्र पत्र। तो हम यहाँ पर बात करें अम्ल और भस्म, भस्म से मतलब क्षार है। यहाँ पर भस्म नाम मैंने इसलिए लिया ताकि आपको पता रहे कि क्षार भी उसमें शामिल रहता है। जो भस्म जलीय विलयन में घुलनशील रहती है वह भस्म क्षार कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने भस्म इसीलिए लिया है। अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन है लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र और तांबू पत्र इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अम्लराज। यह जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अम्लराज, अम्लराज क्या है? ये ऑप्शन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताजा मिश्रण। बी ऑप्शन है अम्ल व क्षार का मिश्रण। सी ऑप्शन है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का मिश्रण। डी ऑप्शन है प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार का मिश्रण। तो अम्लराज जो होता है इसका उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। यह अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का कौन सा मिश्रण रहता है? ताजा मिश्रण रहता है। ये ऑप्शन है, ये याद रखें आप।
अम्लराज जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताजा मिश्रण रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, अम्ल वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, सी H+ आयन या हाइड्रोजन आयन त्यागता है। तो अगर हम अम्ल की बात करें और डी ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी। तो अम्ल की अगर हम बात करें तो अम्ल जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन देता है, H+ आयन त्यागता है या उपरोक्त सभी में जो ऑप्शन है इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि अम्ल जो रहता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है, प्रोटॉन देता भी है और H+ आयन क्या करता है, त्यागता भी है। इसी के विपरीत अगर हम क्षार की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्रोटॉन अगर अम्ल देता है तो वो प्रोटॉन ग्रहण करेगा और यहाँ H+ आयन क्या करता है, त्यागता है, तो वहां पर क्या करेगा, OH- आयन त्यागेगा। जो अम्ल जो अभिक्रिया के दौरान कार्य करता है इसका विपरीत कार्य कौन करेगा, क्षार करेगा। तो वहां पर आप याद रखना, क्षार इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो क्षार क्या करेगा, उसको त्यागेगा। प्रोटॉन देता है अगर अम्ल तो क्षार प्रोटॉन ग्रहण करेगा और H+ आयन अगर अम्ल त्यागता है तो जो क्षार रहेगा वो OH- आयन त्यागेगा। तो यहाँ पर जो अम्ल वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन देता है और H+ आयन त्यागता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों को आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर आकर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। जब 4 ऑप्शन देंगे तो आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और H+ आयन, इन तीनों से संबंधित बात आप याद रखें। प्रोटॉन और H+ आयन तो त्यागेगा, मतलब प्रोटॉन देगा मतलब त्याग करेगा, और H+ आयन भी क्या करेगा, त्यागेगा। तो प्रोटॉन और H+ आयन तो अम्ल त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो आप इतना सा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करेगा, बाकी जो 2 चीजें हैं उनको वो क्या करेगा, त्यागेगा। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, सार साबुन के समान चिकने होते हैं, सभी सार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म सार नहीं होते, उपर्युक्त सभी। तो यह जो प्रश्न है इसका जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा उपर्युक्त सभी। क्योंकि सार जो है लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, यह कथन सही है। सार साबुन के समान चिकने होते हैं, यह कथन भी सही है। सभी सार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म सार नहीं होते, यह कथन भी सही है। तो वही भस्म सार होंगे जो जल में विलय होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी भस्म सार क्यों नहीं होते, क्योंकि वो सार जो जल में विलय नहीं है या वो भस्म जो जल में विलय नहीं है उसको हम सार नहीं कहते, और वो सार के सारे गुण भी प्रदर्शित नहीं करता। इसलिए सभी भस्म सार नहीं होते, यह बात सही है, लेकिन जो सार रहेंगे वो सभी भस्म रहेंगे। क्यों क्यों क्योंकि जो सार है वो तो भस्म रहेंगे। क्यों, क्योंकि वह भस्म जो जल में विलय है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, भस्म जो जल में विलय है क्या कहलाएगी, क्षार कहलाती है। वह भस्म जो जल में विलय है क्या कहलाएगी, सार कहलाएगी। तो सभी सार भस्म तो होंगे से, क्योंकि भस्म से वो सार तभी बनेंगे जब वो जल में विलय है। तो अगर वो भस्म से सार बन रहे मतलब सार तो भस्म होंगे से, लेकिन बचे हुए भस्म जो जल में विलय नहीं है वो सार नहीं होंगे। इसलिए ये ऑप्शन सी भी क्या रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें दूध का पीएच मान। दोस्तों दूध का जो पीएच मान रहता है वो हम देखें, पहला ऑप्शन है 6.6, दूसरा 7.4, तीसरा 6.1 और जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन वो है 8। तो पहला ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, जो दूध का पीएच मान रहेगा वो रहेगा 6.6 या 6.6। यहाँ पर ऑप्शन में आपके 6.5 भी आ सकता है। मैंने आपको एक रेंज लिखाई थी जब थ्योरी पढ़ाई थी, तो वहां से उस रेंज में से कोई सा भी एक ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। तो दूध का जो पीएच रहेगा वो रहेगा 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक हो जाती है तो किसान किसका प्रयोग करता है। जब खेती करने वाले किसान और रहते हैं तो उनकी जो मिट्टी रहती है, खेत पर जो काम करते हैं उसमें, तो खेतों में जो मिट्टी रहती है उससे संबंधित बात हो रही है, उसमें अगर अम्लों की मात्रा बढ़ जाए तो किसान किसका प्रयोग करेगा। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे भुजा हुआ चूना कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चौक कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि किसान भाई जो खेतों में कार्य करते हैं अगर उनकी मिट्टी में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर इन तीनों ही चीजों का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा।
यहाँ पर मैंने तीनों ऑप्शन इसलिए दिए ताकि आपको पता रहे कि ये तीनों ही अम्लीता को, मिट्टी की अम्लीता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में कोई सा भी एक इनमें से दिया हुआ और 3 ऑप्शन अलग दिए हुए, तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो इन तीनों में से एक उसमें दे रखा है, और आपको इन तीनों के ही नाम याद रखने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इनके मैंने यहाँ पर जो इनको मूल रूप से कहते हैं बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और चौक, ये तीनों नाम भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। वह घोल जो क्षारीय है उसका पीएच मान क्या रहेगा? ए ऑप्शन 0, बी 7, सी ऑप्शन 7 से कम और डी 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन या क्षारीय घोल जो रहता है उसका पीएच मान क्या रहता है? 7 से अधिक। 7 से कम की बात करें तो 7 से कम तो अम्लों का रहता है, और 7 की बात करें तो उदासीन विलयन जो रहेगा उसकी पीएच मान क्या रहेगी? 7 जो रहेगी वो रहेगी उदासीन विलयन की। उदासीन विलयन की पीएच क्या रहेगी? 7 रहेगी। 7 से कम अगर पीएच है तो वो क्या रहेगा? अम्ल, और 7 से अधिक वाला तो क्या है? क्षार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। जो पीएच मान है वो क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, बी दूध की शुद्धता, सी ऑप्शन है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, और डी ऑप्शन है विलयन में H+ आयन की संख्या। तो पीएच मान जो है वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। जो कोई घोल है वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसका मूल्यांकन क्या दर्शाता है? पीएच मान दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखें, शुद्ध जल का पीएच है, जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान क्या रहता है? 0, 1, 14 या 7। तो ए ऑप्शन 0 है, बी 1 है, सी 14 है और डी ऑप्शन जो है 7। तो शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान रहता है दोस्तों 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या रहेगा? 7। नेक्स्ट हम बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है हवा में उड़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है नमी के संपर्क में आकर शीघ्रता से कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है, सी ऑप्शन है नमी में आग पकड़ लेता है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह नमी के संपर्क में आकर शीघ्रता से कठोर पदार्थ किसमें बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसी प्रश्न में, तो जो जिप्सम है उसको 373 केल्विन के ताप पर अगर गर्म किया जाए तो वह क्या करता है? जल के अणुओं को त्याग देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम बदल गया उसके बाद अगर हम उसे आर्द्र रोधी बर्तन में नहीं रखे तो वो जल के संपर्क में आकर वापस क्या होगा? कठोर पदार्थ में बदल जाएगा और फिर पुनः किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र रहता है वो रहता है CuSO4.2H2O। ठीक है, ये भी याद रखें, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब हम आगे बात, अम्लीय लवण की बात करें। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लवण अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है? तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक थ्योरेटिकल रूप में एक दो स्लाइडें ली है। तो अम्लीय लवण की बात करें तो अम्लीय लवण जो रहेंगे उसमें H+ आयन होता है। देखो NaHCO3 में H आ रहा है, NaH3PO4 में भी H आ रहा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये मोनोसोडियम फास्फेट है, इन दोनों में H आ रहा है। तो ये क्या अम्लीय लवण है। क्षारीय लवण की बात करें तो इनमें क्या आता है? OH- आयन आता है, जैसे ZnOHCl, MgOHCl, CaOHCl, इन तीनों में क्या आ रहा है? OH आ रहा है। तो ये क्या क्षारीय लवण है, इनका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा। अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम रहेगा। अब उदासीन लवण क्या है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। उसकी पीएच क्या रहेगी? 7 रहेगी। उदासीन लवण के जो फॉर्मूले रहेंगे, रासायनिक सूत्र रहेंगे, उसमें H नहीं, ना तो H आएगा ना OH आएगा। KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। इन चारों को आप देखो, इनमें एक भी जगह H या OH नहीं आ रहा, तो यह क्या है? उदासीन लवण है। नेक्स्ट हम बात करें लवणों में, तो द्विक लवण भी होते हैं। जब दो साधारण लवण को मिला देते हैं, दो साधारण लवण को अगर हम मिला दे तो द्विक लवण बनता है, जैसे K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, यह द्विक लवण का उदाहरण है। और जटिल लवण जो बहुत कम घुलनशील होते हैं, जो जटिल लवण रहते हैं बहुत कम घुलनशील होते हैं, इन जटिल लवणों का जो रासायनिक सूत्र रहता है उसमें इस प्रकार का कोष्टक लगा रहेगा, आप याद रखना, AgNaCN2 K3 कोष्टक F2 FeCN6। तो इस प्रकार के कोष्टक इसमें लगे रहेंगे, आपको याद रखना है, बड़ा ब्रैकेट इसको कहते हैं। ये इस प्रकार के कोष्टक अगर लगे रहेंगे तो ये जटिल लवण रहेगा। द्विक लवण में दो साधारण लवण को मिला देंगे तो द्विक लवण बन जाएगा। दो लवणों के प्रकार को भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण होने के लिए मैंने आपको बताया, जो लवण का जो फॉर्मूला है या रासायनिक सूत्र उसमें OH रहेगा। तो यहाँ पर देखो आप NH4Cl, ZnCl2, NaCl, CaOHCl, इसमें क्या आ रहा? OH आ रहा, तो ये क्या हो गया? क्षारीय लवण हो गया। नेक्स्ट हम बात करें
गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों का रंग कर देता है। जो गुड़हल का जो पुष्प है उसका सूचक अम्लीय विलयनों का रंग क्या कर देता है? ए ऑप्शन है लाल, बी नीला, सी गुलाबी और डी हरा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों सी गुलाबी। जो गुड़हल के पुष्प का सूचक है वो अम्लीय विलयनों का रंग गुलाबी कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। जो कपड़े हैं उनसे जंग के जो धब्बे हैं उनको हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है सिट्रिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। जो कपड़े हैं इनसे जंग के धब्बे धब्बे जो है उनको हटाने के लिए दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक नहीं है। जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा सूचक है जो प्राकृतिक सूचक नहीं है? ए ऑप्शन है हल्दी, बी है लिटमस, सी है मेथिल ऑरेंज और डी है गुड़हल की पंखुड़ियां। तो यहाँ पर जो दोस्तों हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो मेथिल ऑरेंज जो है यह प्राकृतिक सूचक नहीं है, यह कृत्रिम सूचक है। बाकी हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां ये तीनों ही प्राकृतिक सूचक में आती है। नेक्स्ट हम बात करें, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जो अम्ल और क्षार है जो आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाएंगे इसे क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है अम्लीकरण, बी क्षारीकरण, सी उदासीनीकरण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, कच्चे आम में अम्ल होता है। जो कच्चा आम होता है दोस्तों उसमें क्या कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी टार्टरिक, सी एस्कोर्बिक और डी फार्मिक अम्ल। तो जो कच्चा आम है उसमें दोस्तों टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअम्ल है। जो अमाशय है उसकी अम्लता का जो उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअम्ल क्या है? ये ऑप्शन है लूनर कास्टिक, बी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी है कास्टिक सोडा और डी है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर जो अमाशय की अम्लता रहती है उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों इसमें आपका क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, खाने का सोडा है सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार के प्रश्न में कंफ्यूजन की ज्यादा संभावना रहती है दोस्तों, इसलिए आप इनके नामों के साथ इनको दैनिक जीवन में किस नाम से भी जाना जाता है उसको भी आप याद रखें। तो खाने का जो सोडा है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? अब साधारण नमक की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, बी सोडियम सल्फेट, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो जो NaCl है सोडियम क्लोराइड इसको साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखें, NaCl जो रहता है वो क्या रहता है? साधारण नमक रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है, ए ऑप्शन है Na2CO3, बी NaHCO3, सी CaOH2 और डी ऑप्शन है NaCl। तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों NaHCO3, यही सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही क्या है? बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? मैग्नीशियम का दूध किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है, लेकिन आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र भी याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है MgO, बी ऑप्शन है MgOH2, सी ऑप्शन है MgCl और डी ऑप्शन है MnO3। तो किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों वो रहेगा MgOH2। तो MgOH2 जो रहेगा बी ऑप्शन, उसे मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है MgOH2 से संबंधित, तो इसके आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसको भी आप याद रखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज्यादातर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आए हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशिया इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हमारी बातें चल रही है, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपके रीट में आने की संभावना रहती है लगभग मैंने उनको ले लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा प्रश्न है वह है लिटमस सूचक का रंग होता है। जो लिटमस सूचक रहता है इसका रंग क्या होता है? ए ऑप्शन है पीला, बी लाल, सी बैंगनी और डी नीला। तो लिटमस सूचक के रंग की हम बात करें दोस्तों तो लिटमस सूचक का रंग जो रहता है वो रहता है बैंगनी। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं इसी में, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिया NaCO3 से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है?
तो जो अम्ल जो रहता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अम्ल रहता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इस प्रश्न को याद रखें, इंपोर्टेंट प्रश्न। जो अम्ल जो रहेगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। अब बात करें, अगर प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लीय विलयन में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं तो अम्लीय विलयन में बुलबुलों के साथ एक गैस निकलती है, उस गैस का क्या नाम है? तो जो बुलबुलों के साथ जो गैस निकलेगी वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। तो वहां पर भी आपका आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखें, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यह कथन किसके अनुसार है? जो अम्ल है वह जल में घुलकर H+ आयन देगा, यह कथन किसने कहा था? ए ऑप्शन है बारांस्टेड एवं लोरी सिद्धांत के अनुसार, बी ऑप्शन है आर्हेनियस के अनुसार, सी ऑप्शन है लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल है वो जल में घुलकर H+ आयन देगा, यह आर्हेनियस के अनुसार कहा गया था। ब्रोंस्टेड और लोरी ने का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अम्ल जो है दूसरे पदार्थ को क्या करता है? प्रोटॉन देने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। तो यह तो बार्नस्टेड एंड लोरीन के सिद्धांत के अनुसार था। क्या कर रहा है? इनके सिद्धांत के अनुसार क्या था? प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन देने की क्या रखता है? क्षमता। किनको? दूसरे पदार्थ को। तो इनके अनुसार तो ये था कि अम्ल जो है वो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। यह तो इन्होंने कहा था बार्नस्टेड एंड लोरी ने। और अगर हम लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार बात करें तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता हो? ग्रहण करने की क्षमता हो। इन्होंने क्या कहा था? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और बोरस्टेड एंड लोरी सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, और आर्हेनियस के अनुसार क्या था? H+ आयन देने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। तो अम्ल वो पदार्थ है जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो ये कथन आर्हेनियस के अनुसार था। मैंने तीनों ही वैज्ञानिकों के कथन है अम्ल से संबंधित, तीनों का ही यहाँ ऑप्शन देकर इनके बारे में बता दिया। लगभग इनमें से किसी एक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंगूर में अम्ल पाया जाता है, जो हम खाने के अंगूर रहते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल और डी ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल। तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर की बात करें, इमली की बात करें और कच्चे आम की बात करें तो इन तीनों में ही कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। यह इमली में भी पाया जाता है और कच्चे आम में भी। अब अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल की, जो सिट्रिक अम्ल है यह जो है नींबू संतरे में पाया जाएगा, नींबू और संतरे में। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो यह टमाटर में पाएगा, और कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो सोडा वाटर या फिर पेय पदार्थ जो रहते हैं उनमें क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है, अंगूर में तो टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, एक्वा रेजिया बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो एक्वा रेजिया है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है CH3 COOH एसिडिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन अम्लों के नाम के साथ मैंने इनके रासायनिक सूत्र भी लिखे हैं, क्योंकि रासायनिक सूत्र और नाम दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन दे सकता है, जरूरी नहीं आपको रासायनिक सूत्र दे। ऑप्शन दे दिया नाइट्रिक अम्ल, बी दे दिया एसिटिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको इनके रासायनिक सूत्र के साथ नाम भी याद रखना। तो एक्वा रेजिया बनाने में दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आप याद रखें, HCl का प्रयोग किसमें किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग एक्वा रेजिया बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है HNO3 और डी ऑप्शन है CH3COOH। जो सोरे का अम्ल है, जैसे
अभी उससे पहले हमने नाम देखे थे, तो जैसे दैनिक जीवन में इसको सोरे का अम्ल कहते हैं, तो सोरे का अम्ल किसे कहेंगे? सी ऑप्शन दोस्तों, HNO3। जो HNO3 रहता है इसको सोरे का अम्ल कहते हैं। जो H2SO4 है इसे तो अम्लों का राजा कहेंगे। H2SO4 को क्या कहेंगे? अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। तो H2SO4 तो अम्लों का राजा हो गया। HCl की हम बात करें तो इसे नमक का तेजाब कहते हैं देसी भाषा में, या मूल रूप से हमारे जो दैनिक जीवन में इसको क्या कहेंगे? नमक का तेजाब। H2SO4 अम्लों का राजा हो गया, HCl नमक का तेजाब हो गया। HNO3 की बात करें तो यह सोरे का अम्ल है ही, और CH3COOH इसको प्राय सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। अचार बनाने में इसका प्रयोग होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो यहाँ पर बात हुई सोरिक अम्ल की, तो सोरिक अम्ल HNO3 को कहेंगे। बाकी ऑप्शन भी आप याद रखें, मैंने वहां लिख दिया, उनको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की फिनोफ्थेलिन से क्रिया कराने पर रंग देगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी अगर हम फिनोफ्थेलिन से क्रिया करा दे तो यह कौन सा रंग देगा? तो इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी, गुलाबी रंग देगा। ये ऑप्शन आपके पास हरा था, सी लाल था, डी नीला था, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों बी, गुलाबी। हरा रंग अगर इसकी बात करें तो अगर ये गुड़हल के साथ क्रिया करता, गुड़हल के पुष्प के साथ या पंखुड़ियों के साथ या पंखुड़िया के साथ अगर ये क्रिया करता तो हरा रंग देता, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिनोफ्थेलिन से क्रिया कराई जा रही है दोस्तों, तो यह गुलाबी रंग देगा। नेक्स्ट हम बात करें तो NaOH है, ये क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा, इसलिए ये क्या करेगा? गुलाबी रंग देगा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पेट में अम्लता आ जाती है उसको दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो दोस्तों उत्तर रहेगा उसमें हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है COA कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा जो ऑप्शन है वो है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी याद रखें। इसी को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसके और भी उपयोग है अपशिष्ट जल का उपचार करने में। अपशिष्ट जल जो रहता है उसका उपचार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल का उपचार करने में भी किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। अग्निरोधक में भी, अग्निरोधक, और जो पेट की अम्लता को दूर कर रहा है इसलिए इसको प्रतिअम्ल भी कहते हैं, प्रतिअम्ल। वहां पे पूछ सकते हैं कि प्रतिअम्ल किसे कहते हैं या प्रतिअम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप वहां पर भी आंसर क्या लगाओगे? MgOH2। प्रतिअम्ल मतलब इसको एंटा एसिड, इंग्लिश में बात करें तो एंटा एसिड इसको कहेंगे। तो MgOH2 इसका आंसर है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए MgOH2 का प्रयोग किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अपशिष्ट जल का उपचार, अग्निरोधक और प्रतिअम्ल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बुझा चूना। या आपने अभी पहले देख लिया था, वैसे एक बार और देख लेते हैं। CaO को इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। वहां पर बस आपको मैंने नाम दिए थे, वहां पर रासायनिक सूत्र आपको नहीं बताया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर रासायनिक सूत्र भी बता रहा हूँ, बिना बुझा चूना। पहले एक प्रश्न आ चुका है, खेती से संबंधित था, जिसमें वो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, तो वहां पर ये दोनों ऑप्शन थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बुझा चूना हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO ये बिना बुझा चूना हो गया। और अगर हम बात करें KOA, ये इसका जो प्रयोग है विद्युत अपघट्य, जो KOH है इसका प्रयोग विद्युत अपघट्य और मृदु साबुन बनाने में किया जाता है। किसमें? मृदु साबुन बनाने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है CaO, दूसरा है NaOH, तीसरा है MgOH2 और चौथा है NaCl। तो जो कास्टिक सोडा रहता है दोस्तों, इसको जो रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र रहेगा NaOH। तो NaOH जो है इसको क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा कहेंगे। CaOH तो ये तो जो है बिना बुझा, ये तो बुझा चूना हो गया, अभी आपने इससे पहले ही देखा था, ये तो क्या हो गया? बुझा चूना हो गया। MgOH2 तो ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। और NaCl की बात करें ये तो साधारण नमक है। सारे ऑप्शन को मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, कभी प्रश्न ऐसा आ जाए जिसका आपको उत्तर पता ना हो कि क्या है,
या नया प्रश्न आ गया जिसका आपको उत्तर ही पता नहीं चल रहा है क्या है। वैसे तो लगभग प्रश्न इनमें से ही बैठे हुए, क्योंकि मैंने जो प्रश्नों का सिलेक्शन किया है वो लगभग पूरी थ्योरी को कवर करते हुए, पर जो अगर कोई नया प्रश्न फिर भी आ जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन के द्वारा भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता हो CaO को तो भुजा चूना कहते हैं, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NaCl साधारण नमक है। अब बच्चा क्या NaOH, जिसके बारे में आपको पता नहीं, वही उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि इन तीनों को तो आपको पता है, लेकिन NaOH का आपको पता नहीं था इसको कहते क्या है। तो यहाँ पूछा क्या कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो NaOH, आप झट से वहां पर आंसर लगा दोगे। लेकिन अगर पता चला कि आपको या तो डायरेक्ट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दोगे, नहीं पता तो आप उन तीन ऑप्शन को देखो, अगर उन तीन ऑप्शन के बारे में आपको पता है तो जो चौथा ऑप्शन बचा वो अपने आप उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, वर्षा के जल का पीएच मान क्या होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो वर्षा के जल का जो पीएच मान है वह क्या रहेगा तब अम्लीय वर्षा कहलाएगी। ए ऑप्शन है 5.6 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 5.6 से कम, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 5.6 से कम। तो वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम रहेगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और 7 से अधिक की बात करें तो 7 से अधिक पे तो वैसे ही क्षार आ जाते हैं, तो क्षार वाला 7 से अधिक वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन है 5.6 से कम। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुंह में दांतों का सही प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच मान 7 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है सी ऑप्शन। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्या प्रारंभ हो जाता है, सही होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, जठर रस HCl का पीएच मान होता है। जो हमारा जठर है मानव शरीर में, तो जठर रस में क्या रहता है दोस्तों, HCl रहता है। तो HCl का पीएच मान क्या होता है उसके बारे में प्रश्न है। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 1.2, सी ऑप्शन है 9.5 और डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर हम बात करें जठर रस की, तो जठर रस का दोस्तों पीएच मान जो रहता है वह रहता है बी ऑप्शन 1.2। तो 1.2 जो है जठर रस का पीएच मान है। ये ऑप्शन आपके पास 14 दिया हुआ है, तो 14 जो पीएच मान रहता है दोस्तों ये रहता है NaOH का। NaOH का पीएच मान लगभग 14 के बराबर रहता है। 9.5 जो सी ऑप्शन है यह जो रहता है दोस्तों ये बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा, इसका जो पीएच मान रहता है वो रहता है दोस्तों 9.5। और 8 जो पीएच मान की बात करें वो रहेगा दोस्तों समुद्री जल का। समुद्री जल जो रहता है, समुद्री जल, इसका पीएच मान 8 रहता है। समुद्री जल को आपने चखा भी होगा, जो लोग गए हों समुद्र के पास, आपने देखा होगा उसको मुंह में लगते हुए कड़वा सा लगता है। क्यों? क्योंकि ये 8 जो पीएच मान रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और क्षार जो रहते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इसलिए समुद्री जल को जैसे ही मुंह में लेते हैं तो खारा तो होता ही है, लेकिन उसके साथ ही वो कड़वाहट भी पैदा करता है। तो जो समुद्री जल है उसका पीएच मान 8 रहेगा। 9.5 पीएच मान बेकिंग सोडे का है। NaOH का पीएच मान लगभग 14 रहता है। और 1.2 जो पीएच मान है वो HCl या फिर इसको क्या कहते हैं, जठर रस भी कहते हैं इसका है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में अकार्बनिक अम्ल है, इनमें से अकार्बनिक अम्ल कौन सा है उसके बारे में बात हो रही है। तो वे अम्ल जिनके बारे में हम बात करें अकार्बनिक है, तो ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी है एस्कोर्बिक अम्ल, सी है टार्टरिक अम्ल और डी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो इनमें जो है अकार्बनिक अम्ल है वह है कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। यह जो अम्ल है खनिजों से प्राप्त होता है, या ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो अकार्बनिक अम्ल रहते हैं उनके अलावा जो कार्बनिक अम्ल रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, खनिज अम्ल भी बोलते हैं। और जो कार्बनिक अम्ल रहते हैं ये सिट्रिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, ये तीनों ही क्या है, कार्बनिक अम्ल है। ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। किससे, यह जो कार्बनिक अम्ल रहेंगे ये तीनों ही कार्बनिक अम्ल है और ये काय से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यह कार्बनिक अम्ल है, इसे खनिज अम्ल भी कहते हैं, मतलब ये खनिजों के रूप में प्राप्त होते हैं। सिट्रिक अम्ल की बात करें हम तो इसका जो रासायनिक सूत्र रहता है वो रहता है C6H8O7, इसका रहेगा C6H8O6, इसका रहेगा C4H6O6 और सल्फ्यूरिक अम्ल का रहेगा H2SO4। अब देखो ये कार्बनिक अम्ल क्यों है, इन सब में कार्बन आ रहा है, इनका जो रासायनिक सूत्र है इनमें कार्बन आ रहा है। रासायनिक सूत्रों को आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इनके बस इतना याद रखना सिट्रिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल है, इनमें कार्बनिक अम्लों में आते हैं क्योंकि इनमें कार्बन आता है या जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो ये सारे ही अम्ल
आपने देखोगे कोई इमली का है, कोई नींबू का है, कोई संतरे का है। ठीक है, तो ये जो अम्ल है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इमली, अंगूर, संतरा। तो ये जो प्राकृतिक अम्ल है वो काय में आएंगे, कार्बनिक अम्लों में आएंगे। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है खनिज अम्ल है, तो ये काय में आएगा, इसमें कार्बन है ही नहीं। इसका जो रासायनिक सूत्र है इसमें कार्बन है क्या, नहीं है, इसलिए क्या अकार्बनिक अम्ल, और ये इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र मैं लिखूं दोस्तों तो CaOCl और एक Cl और यहाँ पर आता है बड़ा, या इसको CaOCl2 भी कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन मैंने इसको इस प्रकार से लिखा Ca छोटा कोष्टक OCl फिर Cl और बड़ा कोष्टक। तो अब इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ए ऑप्शन है पेयजल के कीटाणु रोधन में, बी स्विमिंग पूल को स्वच्छ बनाने में, डी ऑप्शन है क्लोरोफार्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ये बात आप याद रखना। तो जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है इसका प्रयोग है ना पेयजल के कीटाणु रोधन में भी किया जाता है, स्विमिंग पूल को स्वच्छ बनाने में भी किया जाता है, क्लोरोफॉर्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में भी किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग इन तीनों ही कामों में किया जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ये भी आप लिख दें, ब्लीचिंग पाउडर, या तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, दोनों ही नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आप याद रखें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl या CaOCl2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। मैं इनके रासायनिक सूत्र भी लिख रहा हूं ताकि धीरे धीरे आपको ये याद होते जाएंगे। आप एमसीक्यू लगाओगे तो ये बार बार आपकी आंखों के सामने आएंगे, तो अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है राकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, बी ऑप्शन है गन पाउडर उर्वरक कांच औषधि निर्माण में, डी ऑप्शन है संवेदनशील धातुओं के लिए दंत मंजन निर्माण में। तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका उपयोग राकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, गन पाउडर में उर्वरक व कांच उद्योग औषधि निर्माण में भी किया जाता है, संवेदनशील धातुओं के लिए दंत मंजन निर्माण में भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो रहेगा हमारा यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग इन तीनों कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन इसलिए लिए ताकि आपको एक ही प्रश्न में पोटेशियम नाइट्रेट के कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो आपको याद हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादपों व जंतुओं से प्राप्त होते कहलाते हैं। वे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन है अकार्बनिक अम्ल, बी है कार्बनिक अम्ल, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, कार्बनिक अम्ल कहेंगे। तो बी ऑप्शन जो है आपका कार्बनिक अम्ल वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ है उनके परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है ऑक्जेलिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल और डी है नाइट्रिक अम्ल। तो जो एसिटिक अम्ल है इसका प्रयोग किया जाता है, इसी को सिरका भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिरका। तो एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। परिरक्षण का मतलब खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक चलाने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रंजकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो रंजक है उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है बोरिक अम्ल। तो यहाँ रंजकों से संबंधित बात हो रही है, तो रंजकों के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा वो है ए ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका उत्तर रहेगा। HCl का प्रयोग रंजकों के रूप में किया जाता है। अब बी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग दोस्तों एक्वारेजिया व आक्सीकारक के रूप में, आक्सीकारक के रूप में किसमें, आक्सीकारक के रूप में किसमें, राकेट ईंधन में। जो राकेट ईंधन है उसमें आक्सीकारक के रूप में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब सिट्रिक अम्ल की बात करें तो इसका जो प्रयोग है वो चमकदार नमक बनाने में। अब ये देखो इसमें कार्बन आ रहा है सिट्रिक अम्ल वाले में, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, कार्बनिक अम्ल रहेगा सिट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यहाँ पर Na ये Cl है, इसका मतलब ये
ये क्लोरीन है, यहाँ पर सी का मतलब ये नहीं कि यहाँ भी कार्बन आ गया इसलिए ये भी कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। HCl कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये Cl का मतलब यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम बोरिक अम्ल, तो बोरिक अम्ल जो है कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैरम बोर्ड जो रहते हैं दोस्तों उसमें ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या आपका ऑप्शन जो हो गया रंजकों के रूप में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा। बाकी ऑप्शन कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है मैंने आपको लिखा दिया। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में कौन क्षार नहीं है, इनमें से कौन है जो क्षार नहीं है, तो हम देखें NH4OH, KOH, MgO, HCl, इन चारों में से क्या क्षार नहीं है, तो हमारा जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो है इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या है, अम्ल है, बाकी ये तीनों क्षार है। अब आपको कैसे पता चलेगी कि कोई दिया हुआ रासायनिक सूत्र आपको दे रखा है तो आपको कैसे पता चले कि ये क्षार है, तो पहली बात तो रहेगी जिस कंपाउंड के लास्ट में क्या हो, OH हो। इन दोनों के एक तो क्या हो, लास्ट में OH हो। जो भी रासायनिक सूत्र दे रखे हैं उनके लास्ट में अगर OH आ रहे हैं तो वो क्या रहेगा, क्षार रहेगा। या फिर जो ऑक्साइड है वो काय के हो, धातु का ऑक्साइड हो। Mg मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम Mg के पीछे O लग रहा मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो MgO, मैग्नीशियम क्या धातु, तो धातु का क्या है, ऑक्साइड। तो धातु के जो ऑक्साइड रहेंगे वो जो धातुओं के ऑक्साइड है, और वो रासायनिक सूत्र जिसमें पीछे OH आ रहा हो, इसमें OH आ रहा है, इसमें OH आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, क्षार हो गए। MgO यहाँ धातु का ऑक्साइड था इसलिए ये भी क्या हो गया, क्षार हो गया। HCl की बात करें तो यहाँ पर OH नहीं है। अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या रहते हैं, जिनमें आगे क्या हो, H हो। अम्ल की बात भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो जहां पर बात करें हम तो क्षार क्या रहेंगे, जिनमें लास्ट में OH आ रहा हो या धातु का ऑक्साइड हो तो वो क्या रहेंगे, क्षार रहेंगे। यहाँ पर देखो दोनों में OH आ रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये धातु का ऑक्साइड है इसलिए ये भी क्या, क्षार है। HCl की बात करें तो ये अम्ल है। अब ये अम्ल क्यों है, क्योंकि इसमें आगे H आ रहा। अम्ल की भी हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। अब यहाँ पर हम अम्ल की देखेंगे तो देखो पीछे OH आना चाहिए और एक धातु का ऑक्साइड होना चाहिए। तो अभी तो पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है NaOH और चौथा ऑप्शन है COOH। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कौन सा अम्ल नहीं है। तो हम NaOH की बात करें तो इसमें पीछे OH आ रहा, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। अभी हमने देखा एक तो पीछे OH हो या फिर वो क्या हो, धातु का ऑक्साइड हो, तो वो क्षार होता है। तो इसका उत्तर तो C हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगी कि अम्ल क्या क्या होते हैं, तो अम्लों में बात करें तो जिन यौगिकों में आगे H आ रहा हो, जो यौगिक या फिर जिन यौगिकों में आगे H आ रहा हो, जिन यौगिकों में आगे क्या हो, H हो। H2SO4 में आगे H है इसलिए अम्ल है। ये CO2 की बात करें, अधातु का ऑक्साइड हो, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्या रहेंगे, अम्ल रहेंगे। कार्बन है, कार्बन धातु नहीं होती, तो CO2 में कार्बन अधातु का ऑक्साइड है, CO2 अधातु ऑक्साइड है, तो ये क्या रहेगी, अम्लीय रहेगी। नेक्स्ट बात करें NaOH की, तो यहाँ पर OH आ गया पीछे इसलिए तो क्षार हो गया। CH3COOH, यहाँ जहां पीछे COOH है, जिस यौगिक के अंतर में COOH रहेगा, COOH रहेगा, वह क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। जिस यौगिक के अंत में क्या हो, COOH। तो हमने क्षारों की बात करी तो क्षार में बस दो ही शर्तें थी, एक तो यौगिक के पीछे पीछे OH लग रहा हो और दूसरी शर्त थी वह धातु का क्या हो, ऑक्साइड हो। तो आपको क्षारों का पता चल जाएगा। अब अम्लों की बात करें तो अम्लों में जो रासायनिक सूत्र है यौगिक का उसमें आगे आगे H रहेगा, या तो आगे आगे H है तो वो अम्लीय है। दूसरा ऑप्शन अगर वो अधातु का ऑक्साइड है, जैसे CO2 में कार्बन अधातु है तो अधातु का ऑक्साइड है तो भी अम्लीय रहेगा। और तीसरा जब अंत में COOH लग रहा हो, आपको OH नहीं देखना है। अब अगर आप सोचोगे यहाँ पर तो OH आ रहा है इसलिए ये भी क्षार हो जाएगा, नहीं, इसमें COOH है, COOH। पहले COOH देखो, अगर COOH आ रहा है मतलब वो अम्लीय है। COOH नहीं आ रहा तो फिर देखो पीछे OH तो नहीं आ रहा, OH आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट ऐसा नहीं देखिए इसके पीछे भी OH आ रहा है इसलिए क्षार हो जाएगा, नहीं, COOH आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है दोस्तों,
आज की जो क्लास थी अम्लक्षार लवण से संबंधित ये पूर्ण हो चुकी है। लगभग मैंने इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले लिए हैं जो लगभग पुरानी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए उनको भी मैंने इस प्रकार से सिलेक्ट किया है ताकि एक ही प्रश्न में आपके चारों ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। ज्यादातर प्रश्न लगभग इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से बनेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे की जो चैप्टर है आपके इसमें उसकी बात करेंगे, और जो चैप्टर्स से संबंधित जो बात रहेगी, अब जो हम बातें करेंगे उनमें जो प्रश्न रहेंगे उसको भी मैं, उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे उनको भी मैं इसी प्रकार से लूंगा ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा समस्या नहीं। और थ्योरी से संबंधित आपकी थ्योरी की क्लासें रहेगी, उसके बाद जो एमसीक्यू की क्लास रहेगी वो भी इस प्रकार से ली जाएगी ताकि आपकी पूरी थ्योरी भी उसमें कवर हो जाए। अब इस एमसीक्यू की क्लास के बाद आपकी नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम तत्व यौगिक और मिश्रण से संबंधित बात न करके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित बात होगी उसमें हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे, और उन्हीं ठोस, द्रव, गैसों के बारे में पढ़ने के बाद तत्व यौगिक और मिश्रण आते हैं। लेकिन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के लिए पहले ठोस, द्रव और गैस पढ़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भौतिक जो परिवर्तन होंगे वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या गैस से ठोस, या ठोस से सीधा गैस, इस प्रकार से परिवर्तन होंगे। तो उसके लिए हमें पहले ठोस, द्रव, गैस पढ़ना है। उसको पढ़ने के साथ ही हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ लेंगे। तो ये चीज हम एक ही क्लास में पूर्ण कर लेंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और उनसे पहले मैं ठोस, द्रव, गैस पढ़ा दूंगा एक ही क्लास में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो तत्व यौगिक और मिश्रण की होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।